हिंदू आस्था के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जो तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित हो रहा है। यहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का पवित्र संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। जाति पंथ से ऊपर उठकर ये आस्था का सबसे बड़ा मेला है जहाँ सभी सच्चे सनातनी मिलते हैं। यहाँ की महान संस्कृति को देखकर आपको भारतीय और सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। आज मैं आपको इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इस महाकुंभ के हर एक छोरों और किनारों को दिखा सकूं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। दोस्तों, अगर आप भी इस महाकुंभ में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने और खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, स्नान और दर्शन का सही तरीका क्या रहता है, संत महात्माओं और अखाड़ों में कैसे जाएं, प्रयागराज में दर्शन और घूमने के कौन कौन से प्रमुख स्थान है, फ्री में आप खाना पीना और रहना कैसे कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो महाकुंभ 2025 की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाकुंभ का ये पावन पर्व बड़े ही दिव्य और भव्य स्वरूप में चल रहा है। अभी महाकुंभ को कुछ ही दिन हुए हैं और 11 से 12 करोड़ लोग आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा जो 45 दिनों का होगा। इन दिनों में 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत से वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन हैं जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, बमरौली, तारागंज, झूसी, नैनी, प्रयागराज छूकी, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम। आपको लगभग सभी बड़े स्टेशनों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे ने भी रेगुलर और स्पेशल ट्रेन को मिलाकर 13,000 ट्रेन महाकुंभ के लिए चलाई हैं। इसके अलावा महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में फ्लाइट की भी संख्याओं को बढ़ाया गया है। आप फ्लाइट से भी प्रयागराज तक आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी आते हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में अलग अलग पार्किंग और ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। नॉर्मल डेज में तो आप मेला क्षेत्र के पास तक आ जाएंगे। वहीं शाही स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे। उस दिन आप जिस भी रूट से आएंगे वहीं पर आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाएंगी। नज़दीकी घाट पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। तो चलिए रेलवे स्टेशन से ऑटो में 20 से 25 रुपए देकर न्यू नैनी ब्रिज, परेड ग्राउंड या चुंगी तक आ जाएंगे। दोस्तों, नॉर्मल डेज में आप इन पॉइंट्स तक आकर 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर बड़े हनुमान जी किले के पास तक पहुंचकर संगम क्षेत्र में आ जाएंगे। वहीं शाही स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑटो या बस के माध्यम से ही इन पॉइंट्स तक आना होगा। शाही स्नान के दिन आप मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर आपको पैदल भी चलना होगा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को यूपी का 76वां जिला बनाया गया है जिसे 25 सेक्टर में बांटा गया है। जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 44 घाट भी बनाए गए हैं। हर घाट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आर्मी, पुलिस, NDRF, SDRF, पैरामिलिट्री, PAC और प्राइवेट पुलिस के 1.5 लाख जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज भी दी गई हैं। साथ में यहां पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए 30 पीपा पुलों का भी निर्माण किया गया है। जब आप यहां पर स्नान करने के लिए आएंगे तो यहाँ की विशेषता देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और फिर 12 कुंभ के बाद में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार के कुंभ को महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और महाकुंभ में शाही स्नान को अमृत स्नान कहते हैं। इस बार पहला अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या, तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी, चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और पांचवा और अंतिम 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसी दिन के बाद से महाकुंभ का आयोजन भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं मेला क्षेत्र में। दोस्तों, आप मेला क्षेत्र को पार करते हुए बड़े हनुमान जी किले के पास में आ जाइए।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर घाट और संगम क्षेत्र है। आप चाहें तो आराम से इन्हीं घाटों पर स्नान कर सकते हैं या फिर आप नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर जाकर वहां पर भी पावन स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट से संगम तक जाने के लिए बोट पर फिक्स रेट लिखे हुए हैं। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आपका चहचहाते हुए स्वागत करते हैं। यहाँ के मनमोहक नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों, आप अपने इष्ट देवता माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और महादेव जी का नाम लेकर इस महाकुंभ के अमृत जल में आप आस्था की पावन डुबकी लगाकर अमृत के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ के साक्षी बने हैं। तो आप भी इस महाकुंभ में आकर पावन डुबकी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इस कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी देवता और असुर शक्ति और यशहीन होने लगे। तब देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों की सहायता से समुद्र मंथन का विचार बताया। तब मंदरांचल पर्वत को नेति और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मथने का कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन से 13 रत्नों के साथ में 14वां रत्न अमृत कुंभ निकला। अमृत लेने के लिए असुरों और देवताओं में 12 दिनों तक भयंकर संग्राम हुआ। इसी बीच में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी, जो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आ गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नान के बाद में आपको और कहां-कहां दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, किले के अंदर प्राचीन अक्षय वट का वृक्ष है। आप लाइन में लगकर किले में प्रवेश करने के बाद में अक्षय वट के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। साथ में किले के अंदर पातालपुरी मंदिर भी है। आप वहां पर भी जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़े हनुमान जी मंदिर, जो किले के पास में ही स्थित है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी विश्राम की अवस्था में विराजमान हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर स्थित है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं, जो द्रविड़ शैली में बहुत ही भव्य बना हुआ है। यहाँ पर आप महादेव और विष्णु जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाम को इस मंदिर के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों, इसके अलावा मेला क्षेत्र में बहुत से प्रदर्शनी और डिजिटल शो में भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ परेड ग्राउंड में भव्य राम मंदिर के स्वरूप में प्यारा सा मंदिर भी बनाया गया है। आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व माना जाता है। बिना अखाड़े कुंभ अधूरा है। तो आप इन अखाड़ों में जाकर साधु और महात्माओं के दर्शन भी कर सकते हैं। सभी अखाड़े और संत महात्माओं के पंडाल और शिविर झूसी साइड स्थापित हैं। आप पीपा पुल के माध्यम से गंगा जी को पार करके झूसी क्षेत्र में आ जाइए। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्माओं, कथावाचकों के शिविर स्थापित हैं, जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं, कथा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ लगभग सभी पंडालों में आप फ्री में खाना पीना भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। साथ ही आज्ञा लेकर आप यहाँ पर रात में रुक भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रुकने की। अगर आप नॉर्मल रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संत महात्माओं के शिविर में रुक सकते हैं। इसके अलावा संगम क्षेत्र और नैनी साइड में टेंट सिटी भी लगी हुई है, जहाँ पर आप मात्र 100 रुपये देकर एक नॉर्मल बेड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप VIP टेंट लेना चाहते हैं तो फिर आप महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टेंट की बुकिंग कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग 8,000 रुपये से हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रयागराज में होटल लेना चाहते हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सामने रुक सकते हैं, रामबाग स्टेशन के आसपास ले सकते हैं, या फिर आपको मेला क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर रेंज में कहीं पर भी होटल मिल जाता है तो आप रुक सकते हैं। इस टाइम पर होटल्स के कोई फिक्स रेट नहीं है, तो आपको कम से कम जितने में भी मिल जाएं आप आराम से उनकी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। आपको इन अखाड़ों में महान साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप इनकी भक्ति, योग और हठ साधना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इन सभी जगहों पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं आप प्रयागराज में और कौन कौन से प्रमुख स्थानों पर
घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 700 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको 7 से 8 प्रमुख प्लेसेस को कवर करा देते हैं। आप सबसे पहले न्यू नैनी ब्रिज के पास में मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर उसके बाद में आप ऑटो के माध्यम से कंपनी गार्डन चले जाइए, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहते हैं। ये वही प्लेस है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी अंतिम गोली खुद को ही मार ली थी। फिर आप इसके बाद में भरद्वाज आश्रम और पार्क में भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर ऋषि भरद्वाज जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। 14 वर्ष के वनवास के समय राम जी भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर रुके थे। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में आप फिर से मेला क्षेत्र के पास में आ जाइए। यहीं पे अलोपी माता का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप नगर के रक्षक और नगर के कुल देवता बेड़ी माधव जी के दर्शन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे नाग वासुकी मंदिर। नाग वासुकी जी ने समुद्र मंथन में विशेष भूमिका निभाई थी। आप यहाँ पर नाग वासुकी जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर महादेव जी के भी दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में अगर आपके पास में और टाइम है तो फिर आप नैनी अरेल साइड भी घूमने जा सकते हैं। उधर भी बहुत से पार्क और प्राचीन मंदिर हैं, आप उस साइड भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो आप अपने हिसाब से अपना टूर प्लान बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप सुबह जल्दी प्रयागराज आ जाइए। पूरा दिन स्नान और घूमने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? दोस्तों, देखा जाए तो महाकुंभ में खाना पीना और रहना एकदम फ्री भी हो सकता है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो नॉर्मल टेंट में 100 से 200 रुपए देकर एक बेड भी ले सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1500 से 2000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपको बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे होटल और टेंट भी बुक कर सकते हैं। तो फिर आप मान के चलिए 2500 से 3000 प्लस होटल या टेंट का किराया प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको महाकुंभ 2025 से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। वहीं अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।